नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बीबी का राज। दोस्तों, हम बहुत गरीब लोग थे, पर भगवान ने हमें एक साथ 5 बच्चों को दे दिया। मैं जब घर आता तो मेरी बीवी मुझे हजारों रुपए देती। मैं देखता कि मेरी बीवी के जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे हुए हैं। एक दिन मैं घर में ही छुप गया था कि देख सकूं कि मेरी बीवी सारा दिन क्या करती है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी तो रोजाना ऐसा काम करती थी जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम गांव में रहने वाले सीधे सादे लोग थे। मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। उसका नाम रिया था। वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। हम भी बहुत अमीर नहीं थे, पर हमारे पास थोड़ी जमीन थी। 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाइयों की शादियों को 2 से 4 साल गुजर चुके थे। उन दोनों के यह औलाद नहीं थी। मेरी माँ का ही हुक्म चलता था। घर पर वह पोते की शक्ल देखने के लिए बेचैन थी। उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। ये मेरी दोनों भाइयों की बीवियों को खूब बातें सुनाती थी। उनका जीना हराम किए रखती थी। मेरी माँ कहती कि ये हम लोगों का खानदानी मसला है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा हमारे घर की बहू पर ही निकालती थी। अपनी दोनों बहुओं को बहुत सलीके से पसंद करके लाई थी। वह दोनों बड़े घर की बेटियां थीं, लेकिन मैंने गरीब घर की बेटी को पसंद कर लिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से संगीता के बारे में बात की कि मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है इससे शादी करने की। लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ की दुख की वजह क्या है। मैंने कहा कि मैंने जिस लड़की को पसंद किया है उसके खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं, वो भी शादी के पहले ही साल में। दोस्तों, रिया के अपने भी 5 भाई थे। वह इकलौती बहन थी। मेरी माँ को मैंने किसी तरह अपनी बातों में लगा लिया। फिर रिया से शादी कर ली। वो मेरे घर आ गई थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे साथ वही हुआ जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा था। शादी के 2 साल तक जब कोई औलाद न हुई तो माँ ने रिया को भी तंग करना शुरू कर दिया, और रिया को तो वो ज्यादा बातें सुनाया करती थी, क्योंकि मैं उसे अपनी मर्जी से पसंद करके लाया था। वो दिन भर अम्मा की बातें सुनती और रोती रहती, तो मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से बात करने का सोचा और मेरी माँ इतना गुस्सा हो गई कि मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। मैं भी उस वक्त गुस्से में आ गया और कह दिया कि ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे। दोस्तों, मैं रिया को लेकर घर से निकल गया, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। न हमारे पास घर का सामान था और न ही किचन का सामान। बस कुछ पैसे मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी थी। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। गांव से बहुत दूर सुनसान इलाके में एक घर था जिसका मालिक कई सालों से गांव नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए उस घर का ताला तोड़ दिया और कहा कि जब तक इस घर का मालिक नहीं आता तुम लोग यहाँ रह लो, फिर बाद में इंतजाम कर लेंगे। उस घर में कुछ सामान भी मौजूद था। मुझे मेरे दोस्त ने मजदूरी का काम बताया तो मैं काम करने पर राजी हो गया। जब से हम इस घर में आए थे, रिया खामोश थी, पर बोली तो इतना परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बीवी मेरे साथ है। मेरी बीवी ने इस घर में सी चीजें जमा करके इस मकान को घर जैसा बना लिया था। 1 माह में ही हमें खुशखबरी मिली कि मेरी बीवी पेट से है। उसके बाद हम बहुत खुश हुए।
7 माह के प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी के यहाँ एक साथ 5 बच्चों की पैदाइश होनी है। दोस्तों, इस बात से हम थोड़ा परेशान हो गए थे कि सब ठीक से हो जाए। गांव के सरकारी अस्पताल की डॉक्टर बहुत अच्छी औरत थी। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। भगवान ने हम एक साथ 5 बेटा दिया। हम दोनों बहुत खुश थे, जबकि दिल में हजारों फिक्र भी थी कि एक साथ इतने सारे बच्चों का खर्च कैसे पूरा करें। मेरी नौकरी से तो जो पैसे मिलते वो बहुत कम थे। फिर से दोस्त काम आए और किसी तरह गिरते पड़ते 3 माह का वक्त निकल गया। रिया की तबीयत भी अब संभलने लगी थी, पर अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। घर में खाने को कुछ न होता था। एक दिन मेरी माँ, दोनों भाई और उनकी बीवियां अचानक हमारे घर आ गई। मैं अचानक उन सबको देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ ने मेरे बच्चों को प्यार किया। वो उनके लिए कपड़े, दूध, खिलौने, संगीता के लिए कपड़े और हमारे लिए खाना भी बनाकर लाई थी। हमने बहुत अरसे बाद पेट भरकर खाना खाया। बच्चों ने भी दूध पिया और उन सब से प्यार करने लगे। दोस्तों, मैं खुश था कि चलो बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, पर मेरी माँ ने बहुत ही एक अजीब बात कह डाली। कहने लगी, अब तुम दोनों घर वापस आ जाओ। मेरा तो दिल फटा जा रहा है तुम लोगों को इस खंडहर में रहते देखकर। अपने घर आ जाओ, वहाँ सुकून से रहो। तुम लोगों को अपने लिए वहाँ एक और कमरा बनाना होगा। जगह कम है और एक काम यह भी करना होगा कि अपने एक एक बेटे अपने दोनों भाइयों को दे दो। वैसे भी अकेले तुम 5 बच्चों को कैसे पालोगे, इस तरह उनको औलाद भी मिल जाएगी। मैं और रिया हैरान रह गए थे। मम्मी, यूं भी तो ये सब बच्चे हम सबके ही हैं। चाचू बाप जैसा, चाची माँ जैसी होती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं होगा। तुम्हें बाकायदा लिख कर देना होगा। मेरी माँ ने तो फैसला सुना दिया, जैसे वह यहाँ सिर्फ इसलिए ही आई थी। मैं भी हैरान था कि रिया ने उनकी लाई हुई चीजों के सामने रखी और कहा, मैंने 9 महीने जो तकलीफ खाई है उसका 1 घंटा भी आपने नहीं गुजारा। जब तकलीफ मैं उठाई थी तब आप लोग मेरी मदद को क्यों नहीं आए थे? अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ आ गए ही। मैं अपनी औलाद आपको नहीं दूंगी। औलाद कोई बांटने की चीज नहीं होती। चले जाओ यहाँ से, और हम जिस हाल में भी रहें यह हमारा मसला है, आपका नहीं। सच कहूँ तो रिया ने मेरे दिल की बात कह दी। उसके बाद उन्होंने हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि इस बार तो बाकायदा बद्दुआ भी थी कि हम कभी सुकून से न रहे। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं और रिया बहुत परेशान थे, क्योंकि सच तो यही था कि हमसे 5 बच्चों का खर्चा उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में हरगिज नहीं आ रही थी। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता था। फिर मैंने रिया को यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत करूँगा। उसने भी कहा कि वो भी गांव में कोई काम तलाश करेंगी, कोई ऐसा काम जो घर बैठकर कर सके, चाहे उसे किसी के जूते ही क्यों न बनाने पड़े। अगले रोज रिया ने मुझसे कुछ बीज मंगवाए और कहा कि घर के सामने जो थोड़ी सी जमीन पड़ी है उसमें वो कुछ सब्जियां उगाना चाहते हैं, ताकि घर में हर वक्त खाने को कुछ न कुछ तो मौजूद हो। रिया सब्जियां उगाने के लिए जमीन साफ कर रही थी तो उसे मिट्टी में दबा हुआ एक मटका मिल गया। उसने उसे बाहर निकाला, उसे धोया और इसमें पानी डालकर रख दिया था। वैसे तो इस घर में बर्तनों की कमी थी, पानी डालने के लिए इतना बड़ा बर्तन मिल जाना एक अच्छी बात थी। दोस्तों, 2-4 दिन इसी तरह गुजरे थे कि मैंने घर में नए नए चीजें देखना शुरू कर दी। मैंने रिया से कहा कि इन चीजों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि मैंने गांव की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए हैं। एक दिन रिया बैठने लगी तो उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई।
फिर मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हें दर्द है? कहने लगी, हाँ, मेरी टांग में थोड़ा दर्द है। जब मैंने देखा तो उसकी टांग पर एक जख्म लगा हुआ था। रिया के पास हमेशा पैसे होते, वो पैसे से हमारे बच्चों के लिए चीजें खरीदती, लेकिन साथ ही यह भी देख रहा था कि वह रोज ही बीमार होती है। रोज उसके जिस्म पर कोई ना कोई जख्म होता जिसे वो मुझसे छुपा रही थी। साथ में मैं यह भी जानता था कि हम जिस घर में रहते थे वह गांव से बहुत दूर था। इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई नहीं आया। इतनी दूर कपड़े सिलवाने के औरतें कैसे आ सकती थी? घर में मैंने कोई मशीन तो देखी नहीं थी, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने रिया को जमीन पर पड़े देखा। वो बेहोश हो गई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उसे जगाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। मेरे दिमाग में ख्याल बिजली की तरह आ गया था। मैंने कहा, रिया, इस घर में तो सीढ़ियां नहीं है। फिर उसने मुझे हैरान होकर देखा, यह कहकर सो गई कि मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्तों, मुझे रिया पर शक हो गया था कि गरीबी और गुर्बत से तंग आकर किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई है। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ही छुप गया। रिया बेखबर थी कि मैं घर में ही छुपा हुआ हूँ। मैंने उस पर नजर रख रहा था। उसने बच्चों को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदले, फिर उन सबको सुलाकर अपने काम में लग गई। मैंने उसे एक अजीब हरकत करते देखा था। मैंने देखा उसने मटके को अपने सामने रखा, अपने हाथ में एक छुरी लिए उस मटके के सामने बैठ गई। रिया मटके के सामने बैठकर सब्जी काट रही थी कि सब्जी काटते हुए अचानक उसकी उंगली कट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था काम करते हुए। अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने देखा कि रिया एक छोटे टेबल के ऊपर चढ़ी, जिसको पानी रखने के लिए बनाया गया था। उसने वहां से छलांग मारी तो वह जमीन पर गिरी। उसके पैर पर भी चोट लगी और कोहनियों पर भी। वो जोर से कराहने लगी। कुछ देर जमीन पर पड़ी रही, फिर मुश्किल उठी जाकर मटके में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ नोट आ गए। मैं हैरान परेशान रह गया था। फिर फौरन मैं उसके सामने आ गया। मुझे देखकर वह बुरी तरह डर गई थी। मैं भी उसे देखकर बहुत हैरान था। मैंने उसे कहा कि मैं सब कुछ देख लिया है, तुमने भी जो भी किया है। उसने फौरन आकर मुझे घर के अंदर बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए और मुझे चुप रहने का कहा। उसने मुझे एक तरफ बिठाया और बताया कि मुझे यह मटका बाहर जमीन में से मिला था। मुझे लगा कि ये आम मटका है, इसलिए मैंने इसमें पानी डालकर रख दिया। लेकिन एक दिन मैं मटके के सामने बैठी थी, मेरे हाथ पर छुरी लगी। मैंने देखा कि उस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए थे। मैं हैरान परेशान थी। मैंने अपना हाथ दीवार पर मारा, मटके में से कुछ और नोट निकले। इसलिए मैं मटके सामने खुद पर जितनी जख्म करती हूँ, उतनी ही रकम बाहर आ जाती थी। जरूर ये कोई जादुई मटका है। कुछ दिन से मैं खुद को मार रही हूँ और इसमें से रकम निकाल रही हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बीवी को देखकर हैरान था कि वो झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं देख चुका था कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर मैंने 2 पल इस मटके की तरफ देखा और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर जोर से वार किया तो मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए। मैं हंसने लगा कि ये तो हमारे हाथ खजाना लग गया है। मेरी बीवी 1 हफ्ते से ये सब कर रही थी। उससे काफी सारे पैसे जमा कर लिए थे जो मुझे दिखाए थे। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मटका उन्हीं लोगों का था
जिस घर में रहते थे। अगले दिन इस घर के रहने वाले के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने उसी दोस्त के पास गया। उसने बताया कि इस घर में जो लोग रहते थे तकरीबन 35-40 साल से वापस नहीं आए। नहीं उनकी कोई औलाद इस घर में आई है थी। कहा जाता है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो थोड़े पागल थे और अपने ही घर में मुर्दा हालत में मिले थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इस घर में थोड़ी मरम्मत करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। इस घर के बारे में अगर कोई पूछने आया तो वह गांव का पटवारी ही होगा, उसको कुछ देकर चुप करवा देंगे। दोस्तों, जो काम मेरी बीवी एक हफ्ते से कर रही थी वो मैंने भी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए। हमने इस घर के लिए कुछ सामान खरीदे, कपड़े, दूध और जरूरत की चीजें भी ली थी। लेकिन हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे जिस्म पर जगह जगह के जख्म लगे थे। हमें कुछ दिन आराम करने की जरूरत थी। फिर मुझे खबर मिली कि गांव में कुश्ती हो रही है। वहां पर शहर का बहुत बड़ा मशहूर पहलवान आ रहा है और जो भी उस पहलवान से लड़ेगा उसको बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। दोस्तों, फिर मैंने अपनी बीवी को कहा कि हमें यहाँ जाना चाहिए। मैं इस पहलवान से लड़ाई करूँगा तो यह मटका दौलत से भरता जाएगा। मैं उससे जीत नहीं सकता, लेकिन अपने हिम्मत के मुताबिक मार जरूर सकता था और इस तरह मुझे सारे पैसे मिल सकते थे। उसके बाद हम दंगल देखने चले गए। मैंने उस पहलवान को ललकार दिया था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। दोस्तों, मुझे इस पहलवान ने बहुत मारा। मेरी बीवी लोगों में बैठी थी। उसने मटके को एक काली बोरी में डाल रखा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे उठाकर घर तक लोग छोड़ गए थे, पर मैं खुश था क्योंकि वो मटका पैसों से भर चुका था। रात मेरी बहुत बुरी गुजरी थी। रात भर में दर्द से कराहता रहा। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें दोबारा ये काम करने की जरूरत नहीं है। हम इस मटके को रख देंगे, जब हमें जरूरत होगी तब इसे इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ दिन हम सिर्फ आराम करेंगे। अब मैं वो घर की मरम्मत करवाने लगा। मैंने गांव के पटवारी को इतने पैसे दे दिए तो उसने वह घर मेरे नाम लिख दिया और यह घर मेरा हो गया। एक रिक्शा भी ले लिया जिसको मैंने ठेके पर दे दिया। उस रिक्शा से रोज की आमदनी आने लगी। इसके अलावा गांव में छोटी सी किराने की दुकान बना ली जिस पर मैं रोजाना बैठ जाता था। वहां से भी कुछ आमदनी आ जाती। अब हमारे हालात अच्छे हो गए थे। सारा खानदान हमारे बारे में बात कर रहा था कि अचानक लगता है कि इनकी लॉटरी निकल आई है। इनके बेटे बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान ने 5 बेटे दिए थे। इन 5 बेटों को पालने के लिए लालची भी दे दिया। कहने को हमारे हालात ठीक जा रहे थे, लेकिन दोस्तों, दौलत का नशा ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बार बार इस मटके को इस्तेमाल करते थे। हमारे पास बहुत दौलत आ गई थी। हमारे छोटे छोटे ख्वाब जिनको हम कभी पूरा न कर सकते वो ही पूरे कर चुके थे। लेकिन अभी हमारा दिल नहीं भर रहा था। हम हर रोज एक दूसरे से कहते थे कि दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आखिरी बार। लेकिन फिर अगले दिन हम उसे इस्तेमाल करते, दौलत जमा करके अपने पास रख लेते। हम पर जुनून सवार हो गया था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा आदमी आया। मैं उस दिन घर पर ही मौजूद था। जब मैं घर से बाहर दरवाजा खोलने आया तो लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे सर पर भी पट्टी लगी थी। उसे घर के अंदर ले आया। उसने घर को देखना शुरू कर दिया और कहने लगा कि आपने इस घर को काफी सही करवा दिया है, पर आप यहाँ किससे पूछकर सही करवा रहे हैं?
मैंने उसे सारी बात बता दी और कहा कि ये घर हमने मजबूरी में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इस घर को अपने नाम लिखवा चुका हूँ। अगर आपको ये घर वापस चाहिए तो को मेरे साथ एक केस लड़ना होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह के केस 20 से 40 तक चलते रहते हैं। आप इस घर को भूल जाए। वो शख्स हंस दिया और मैं इसकी बात पर हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं इस घर को मुफ्त में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए न तो केस लड़ूंगा, यह तो के केस दूर की बात है। इस घर में मेरी कोई भी अच्छी याद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि इस घर में शायद कोई रह रहा है, इसीलिए देखने चला आया। दोस्तों, बात करते करते उसकी नजर मिट्टी के मटके पर पड़ी तो वो हैरान परेशान रह गया। अपनी जगह से खड़ा हो गया और हम दोनों को अजीब नजरों से देखने लगा। मेरी बीवी चाय लेकर आ रही थी। वो भी हैरान हो गई थी कि यह शख्स इस तरह से क्यों देख रहा है। ये तुम लोगों को कहां से मिला? तुम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हो? कब से? हमने अनजान बनने की कोशिश की थी और कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, यह तो आम सा मटका है जिसे हम पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस शख्स ने कहा कि ये आम मटका नहीं है, बल्कि एक जादुई मटका है जो मेरे सारे खानदान को निकल गया था। दोस्तों, यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने बताया कि मैं और मेरा सारा खानदान इसी घर में रहता था। मेरे 2 बेटे थे, उनकी बीवियां थी, मेरी बीवी थी, पोते पोतियां थी। हमें यह मटका हमारी जमीन में दबा हुआ मिला था। फिर हमें मालूम हुआ कि यह एक जादुई मटका है जिसके सामने खुद को तकलीफ पहुंचाई जाए तो यह तकलीफ के मुताबिक आपको रकम देता है। हम लोग भी गरीब थे। इस मटके के की मदद से हम अमीर हो गए। ये घर जितना बड़ा तुम लोग देख रहे हो, यह बड़ा घर नहीं था, बस मिट्टी की झोपड़ी थी। फिर हमारे पास इतनी दौलत आ गई कि हमने इसे अपने घर की शक्ल दे दी। आसपास के सारी जमीन भी हमने खरीदी और इस पर काश्तकारी करने लगे। सभी अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर इसमें से रोज दौलत निकालते थे, मगर फिर मेरे बेटों में मटके को लेकर फूट पड़ गई। वे घर में लड़ाइयाँ करने लगे, लेकिन बीमारियों ने हमारा घर देख लिया। लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे हासिल करने के लिए खुद को तकलीफ देना पड़ती थी। हम सब लोग बहुत जख्मी और बीमार रहने लगे थे। हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे हम कोई इंसान नहीं, चलती फिरती लाश है। जिस्म पर जो जख्म पहले ठीक न होते और फिर हम दोबारा और जख्म बना लेते थे। उसके पीछे मेरे दोनों बेटे ने आपस में लड़ाई की और फिर एक दूसरे को जान से मार डाला। मेरी बहुएं विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। मेरी बीवी अपने 2 बच्चों की मौत देखकर पागल हो गई थी। मेरी बहुएं अपने अपने बच्चे लेकर अपने घरों को वापस लौट गई और मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर को छोड़कर यहाँ से दूर चला गया। मैंने इस मटके को इसी जगह मिट्टी में दबा दिया था जहाँ से मिला ये था। इस बात को भी 16-17 साल हो गए हैं। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी एक बेटी के घर रहता हूँ। ये मटका आपको दौलत तो देता है, लेकिन आपको इस दौलत को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका मालिक दौलत की तलाश में होता है और इस मालिक को दौलत के लिए इतना पागल बना देता है कि वो खुद अपनी ही जान ले लेता है। फिर ये किसी और मालिक की तलाश में निकल जाता है। किसी न किसी तरह उसे मिल ही जाता है, जैसे पहले हमें मिला था और अब तुम लोगों को मिल गया है। उस शख्स ने हमारे बेटों की तरफ देखा तो कहा कि तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? तुम लोगों को भगवान ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अभी तुम लोग जवान हो। इस मटके को वापस जमीन में दबा दो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों ने शायद उसे तोड़ने की कोशिश की हो,
मगर तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैंने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर इसको तोड़ नहीं सका। इसका हल यही है, इसको दोबारा दबा दिया जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि सच में हम खुद के साथ क्या कर रहे थे। अगर कल को हमें कुछ हो जाता तो हमारे बच्चों का क्या होता। हम लोगों की हालत बिल्कुल मरीजों जैसी हो गई थी, मुश्किल से अपने कदमों पर चल रहे थे। तुम लोग इस घर में रहो, मुझे ये घर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। तुम लोग इस घर में ही रहो। तुम लोगों ने अपना कारोबार करना है तो वो भी बताओ, और इस मटके के को दोबारा वापस दबा देना। दोस्तों, वो आदमी वो हमें समझा बुझाकर चला गया था। मैंने इस मटके को उठाया कि इसे वापस दबा दूंगा, मगर मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे रोक दिया। मैं हैरान परेशान रह गया कि अब ये क्या करना चाहती है। उसने कहा कि इसको यहाँ नहीं, कहीं बहुत दूर दफना कर आओ, नहीं तो फिर इसकी तलाश में निकल पड़ेंगे। वो ठीक कह रही थी, उसे बहुत दूर कहीं दफना कर आना चाहिए था। मैंने ऐसा ही किया और उसे बहुत दूर दराज इलाके में गहराई में दफना कर आया। अब हमारे पास एक दुकान है और एक रिक्शा भी है। भगवान के दिए 5 खूबसूरत बेटे भी हैं और हमारे लिए अपना घर भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।